स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा वो विश्व भारत के अंतर्गत खनिज संसाधन धात्विक और धात्विक। आज हम पढ़ेंगे भारत में ऊर्जा, खनिज संसाधन। इसको पढ़ने से पहले हम जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो क्या होती है। जो एनर्जी है वो सभी को आवश्यक है। जैविक, हमारे पारिस्थितिक क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने वनस्पति है, उनको भी एनर्जी की आवश्यकता है। साथ साथ ही मानव को भी, हमें भी क्या है, एनर्जी की आवश्यकता है। और हमें जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? हमें एनर्जी वातावरण से मिलती है। वातावरण के जो जैविक और अजैविक दोनों पदार्थ है वो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। तो पूरे विश्व में हम देखें तो एक सबसे सर्वमान्य स्रोत तो कौन सा है? सूर्य, जो हमें क्या करता है, ऊर्जा देता है। और हम जिस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में या हमारे जितने भी संसाधन हैं उनके लिए कौन से स्रोत है जो ऊर्जा को प्रदान करते हैं। जैसे मान लो कि हम खाना पका रहे हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के लिए हम प्राकृतिक गैस एलपीजी, और हम वर्तमान में एलपीजी का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम कोयले वगैरह का, लकड़ी वगैरह का प्रयोग करते हैं। ऐसे गाड़ियाँ चलाने के लिए हम पेट्रोलियम का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे उद्योगों को चलाने के लिए हम पेट्रोलियम, जल विद्युत और हम ताप ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। सभी क्षेत्रों में उनके जो हमारे औद्योगिक क्रिया है, भोजन पकाने देख लो, वाहन चलाने देख लो, इनको गति प्रदान करने के लिए, इनके संचालन के लिए और हमारे संचालन के लिए जो भी संसाधन जो सहायक होता है वही संसाधन क्या कहलाएगा? ऊर्जा संसाधन। यानी जो संसाधन औद्योगिक क्रिया को गति प्रदान करेगा, शक्ति के स्रोत प्रदान करेगा, वो संसाधन कौन सा होगा? ऊर्जा संसाधन। तो ऊर्जा खनिजों की बात करें तो यहाँ पर इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत वो है जो प्राचीनतम पद्धति के आधार पे हम प्रयोग कर रहे हैं, और वो कैसे है? अनव्यकरणीय है, यानी दोबारा इसको उसी अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और कैसे हैं? समाप्य है। जबकि गैर परंपरागत है वो कैसे है? नव्यकरणीय है, उनको हम उसी स्थिति में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे हैं? असमाप्य है। इन संसाधनों में देखें तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आपके परमाणु ऊर्जा, ये प्रमुख स्रोत है जो पहले से उपयोग में आ रहे हैं। यहाँ देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये प्रमुख स्रोत है जो नवीनतम है और जिनका हम उपयोग करेंगे तो ये समाप्य नहीं होंगे। तो ऊर्जा खनिजों को हम दो भागों में बांटते हैं, गैर परंपरागत और परंपरागत। परंपरागत जो है नव्यकरणीय है और गैर परंपरागत जो है नव्यकरणीय है। दोबारा उसको उसी अवस्था में प्राप्त करें तो ये समाप्य नहीं है और ये समाप्य है। आज जो हम अपने कोर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में जो संसाधन दिए हुए हैं ऊर्जा संसाधनों में, वो है आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन, जिसमें पहला संसाधन है कोयला। देखो, कोयले की बात करें तो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रियाएं हैं उनके माध्यम से कोयले को काला सोना और शक्ति का प्रमुख प्रतीक कहा गया है। विश्व के अंदर देखें तो हम ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो सबसे ज्यादा
अगर ऊर्जा संसाधन है वो हम किससे प्राप्त करते हैं? कोयले से। कोयले के बाद हम प्राप्त करते हैं जल विद्युत से। लगभग 60% से ज़्यादा ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा की मात्रा है, वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोयले से। और इसके बाद देखें लगभग 32% हम जल विद्युत से, और सबसे कम प्राप्त करते हैं हम परमाणु ऊर्जा से। तो कोयला विश्व औद्योगिक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे काला सोना भी कह सकते हैं। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत भी है। अब भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1774 में रानीगंज पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी का क्षेत्र है, वहां पे कोयले की खोज की गई, और लगभग 1830 तक तो यहाँ पे बहुत सारे प्रदेश खोज दिए। इसके बाद बात करें तो 1956 में भारत में कोयले के ऊर्जा स्रोत कोयले के निगम की स्थापना की गई, और 1972 में जो है कोयले का क्या हुआ, कोयले के जितने भी खदानें हैं उनका क्या हो गया? राष्ट्रीयकरण हो गया। 1972 में क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ कोयले के खदानों का। और 1975 में आपकी एक संस्था जो निर्मित हुई वो थी कोयल या कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सी? कोल इंडिया लिमिटेड। कि कोल इंडिया जो लिमिटेड है वर्तमान में भारत के जितने भी कोयला क्षेत्र है उन कोयले क्षेत्र का खनन कार्य या उनका जो नियंत्रण कार्य है सारा काम कौन कर रही है? कोल इंडिया लिमिटेड। वर्तमान में लगभग 80% कोयले का उत्पादन कौन कर रही है? कोल इंडिया लिमिटेड। अब हम बात करें कि जो कोयला है वो कितने प्रकार का है, तो कोयला आपके 4 प्रकार का है। कोयले की जो कार्बन की उपलब्धता है उसके आधार पे, एक तो है आपका एंथ्रासाइड, दूसरा है बिटुमिनस, तीसरा है लिग्नाइट, और चौथा है पीट। जो एंथ्रासाइड कोयला है वो लगभग 80 to 95% कोयला कार्बन है उसमें मिलता है, और यह 80 से लगभग 95% जो कार्बन है उसके कारण ये उच्च क्वालिटी का लोहा कोयला कहलाता है। यह कोयला आपके टर्सरी युग में और आपके गोंडवाना दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बिटुमिनस जो कोयला है ये भारत में पाया जाता है, और इसमें देखें तो लगभग ये 60 से 80% कार्बन की मात्रा होती है, लगभग 60 से 80%। और लिग्नाइट है वो लगभग आपके 40 से लगभग 55% कोयला। हमारे राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार हैं, और लगभग बोलते हैं कि 50%, क्वेश्चन में आता है कि 50% जो कार्बन उत्पादकता वाला कोयला कौन सा है, तो लिग्नाइट है। और चौथा कोयला है वो है पीट, जो 40% से भी कम इसमें कोयला होता है, 2000 होता है। ठीक है, लिग्नाइट को बोलते हैं बुरा कोयला। ये जो 2000 कोयला होता है ये उत्पादन भी इसका नगण्य होता है क्योंकि गुणवत्ताहीन होता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का कोयला है। सबसे उच्च क्वालिटी वाला एंथ्रासाइड, दूसरा बिटुमनी, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। तो क्रम भी पूछ सकता है गुणवत्ता के आधार पे, तो पहले 1 नंबर पे, 2 पे बिटुमनी, लिग्नाइट और चौथा पीट। देखो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोयला है कौन कौन से क्षेत्रों में मिलता है। तो हम मुख्यतः 2 क्षेत्रों की बात करते हैं कि जो कोयला है 2 युगों में बना। कोयला बढ़ने की क्रिया तो आपने पढ़ी है 9th क्लास में भी आया होगा कि कोयला कैसे बना, कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर कई यानी भौतिक हलचलें या भूस्खलन है, भूसंचलन है, प्लेट विवर्तनिकी है, एक काफी हलचलें हुई जिससे हमारे जैविक उत्पाद है वो क्या हो गए? दब गए। और जैविक उत्पाद है वो आंतरिक ताप के कारण है वो किस में परिवर्तित हो गए? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। इसमें जो आपका क्रम है गोंडवाना क्रम,
कौन सा क्रम है? गोंडवाना क्रम, जो लगभग आपके 57 करोड़ वर्ष से लेके लगभग 24 करोड़ वर्ष पुराना है। तो 57 करोड़ वर्ष से लेके और 24 करोड़ वर्ष के दौरान जो भूसंनतियां हुई, जो आपके परिवर्तन हुए भूमि पर, उन परिवर्तनों के कारण किसका निर्माण हुआ? कोयले का। तो इस कारण से जो वर्तमान में हमारे भारत में जो कोयला मिलता है वो ज्यादातर मात्रा में 98.5% भंडारण का और 99% आपके उत्पादन का कोयला है, वो किसका है? गोंडवाना क्रम का। इसके बाद हम देखें तो टर्सरी क्रम का कोयला। ये कोयला हम एज की बात करें तो लगभग 15 लाख से 60 लाख वर्ष पूर्व के युग से जो हमें कोयला मिला वो कौन सा है? टर्सरी युग का कोयला। टर्सरी युग के कोयले में आपके मध्यम कार्बन क्वालिटी वाला लिग्नाइट मिलता है, मध्यम कार्बन क्वालिटी वाला लिग्नाइट मिलता है। अब टर्सरी युग के जो हम क्षेत्र देखें तो आपके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये टर्सरी युग के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। अब हम ऊर्जा खनिजों के अंतर्गत कोयले के उत्पादक क्षेत्र देखते हैं। कोयले के उत्पादक क्षेत्र हम देखें तो हमने अभी पढ़ा गोंडवाना क्रम और दूसरा टर्सरी क्रम। गोंडवाना क्रम का कोयला भारत में लगभग 98% कोयला है, वो कौन सा है? गोंडवाना क्रम का है। 2% कोयला किसका है? टर्सरी क्रम का। तो गोंडवाना क्रम के कोयले में बात करूं मैं सबसे पहले गोदावरी नदी की। तो गोदावरी नदी घाटी जो क्षेत्र है वो भारत का लगभग 7.5% कोयला उत्पन्न करता है, या कोयले का जो 7.5% भंडार कहाँ पर है? गोदावरी नदी क्षेत्र में। गोदावरी नदी क्षेत्र में आपके महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश वाला भाग आता है। यहाँ के कुछ भाग है उनमें देखें, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो भाग है इसमें गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हम देखें तो सिंगरेनी है। सिंगरेनी देखो दो क्षेत्र है, एक तो सिंगरौली और सिंगरेनी। रौली तो है मध्य प्रदेश का, रेनी का आ गया है आंध्र प्रदेश का। अब सिंगरेनी जो है आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब आदिलाबाद है, वारंगल है, करीमनगर है, ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कौन से? गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र के। कौन सा आता है? महाराष्ट्र का भी भाग आता है और आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का भाग भी आता है। दूसरा है साहब महानदी। जो महानदी है वो किसकी है? उड़ीसा की है। उड़ीसा में जो महानदी है ये भी आपके कोयले के उत्पादन क्षेत्र में लगभग 25% भंडारण रखती है। तो यहाँ पे हम देखें तो डेगनाल झील आ गई, संबलपुर आ गया, तलचर आ गया, सुंदरगढ़ आ गया, और ब्रह्मणी जो नदी घाटी का क्षेत्र है वो भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आपके महानदी क्षेत्र के अंतर्गत। तीसरी में बात करूं दामोदर घाटी। दामोदर घाटी जो क्षेत्र है, जो आपके दो राज्य, एक तो आपके झारखंड और एक आपके पश्चिम बंगाल, यहाँ पे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है। और हमने बताया था कि पढ़ा भी था 1774 में सबसे पहले कोयले का क्षेत्र खोजा गया। कहाँ पे? रानीगंज में। कहाँ पे खोजा गया? रानीगंज में। और ये जो क्षेत्र है दामोदर घाटी का क्षेत्र है वो लगभग 50% से भी ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है। तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। इसके क्षेत्रों की मैं बात करूं तो आपके पश्चिम बंगाल के भी आते हैं, तो झारखंड के भी आते हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपके रानीगंज जो क्षेत्र है वो सबसे जो है उत्पादन क्षमता वाला और सबसे बड़ा क्षेत्र है। रानीगंज लगभग 1092 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है वह आपके 25% से ज्यादा उत्पादन करता है। और जो झारखंड का जो क्षेत्र है कौन सा? जलिया, ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, लगभग 436 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 436 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? ये फैला हुआ है
कौन सा, झरिया, ये सबसे बड़ा है। और उत्पादन क्षमता में कौन सा बड़ा है, रानीगंज। उत्पादन क्षमता में कौन सा बड़ा है, रानीगंज। और क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो कौन सा बड़ा है, झरिया। तो झरिया झारखंड। अब कौन कौन से एरिया आते हैं आपके दामोदर घाटी में? दामोदर घाटी को भी दो भागों में बांट दिया है। तो पश्चिमी में आपके जो पलामू है, डाल्टनगंज है, ये किसमें आएगा, पश्चिमी में, ठीक है। और झरिया है, बोकारो है, राजमहल, देवगढ़, ये किसमें आएगा, आपके दामोदर घाटी में। पश्चिमी में कौन सा आएगा, पलामू, कौन सा, पलामू और डाल्टनगंज। इसके अलावा हम पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, वर्धमान है, बांकुड़ा है और पुरुलिया है। रानीगंज, बांकुड़ा, वर्धमान और पुरुलिया, ये क्षेत्र है आपके किसमें, पश्चिम बंगाल में। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं कि हमने पहला जो क्षेत्र पढ़ा कौन सा, गोदावरी का, जिसमें आपके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भाग आते हैं। दूसरा क्षेत्र पढ़ा महानदी का, जिसमें उड़ीसा के भाग आते हैं। तीसरा क्षेत्र पढ़ा हमने दामोदर का और पश्चिमी दामोदर का, जिसमें आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल के भाग आते हैं। इसके बाद आपका है सोन नदी का क्षेत्र। सोन नदी में आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्र आते हैं, जिसमें शहडोल है, छिंदवाड़ा है, सिंगरौली जो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, बैतूल है, ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र है जो सोन नदी क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कोयला क्षेत्रों में आपके आता है सरगुजा है, बिलासपुर है और कोरबा। कोरबा सबसे महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र है किसमें, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद हम बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा के अंतर्गत सतपुड़ा श्रेणी में जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी, इस नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के क्षेत्र आते हैं। मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और वर्धा जो घाटी है उसमें आपके चंद्रपुर, आपके यवतमाल, नागपुर और वर्धा, ये प्रमुख क्षेत्र है जो कोयले का उत्पादन करते हैं। सतपुड़ा में कौन कौन से आएंगे, एक तो मध्य प्रदेश आएगा और एक महाराष्ट्र आएगा, क्योंकि सतपुड़ा जो नदी क्षेत्र है वो सतपुड़ा जो घाटी है वो आपके नर्मदा जो नदी है उस नर्मदा नदी के क्षेत्र में आती है। कौन सी, सतपुड़ा है, वो कौन से में आएगी, नर्मदा नदी के क्षेत्र में। अब नर्मदा नदी जो घाटी है वहाँ पे जो कोयले के क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखें तो पश्चिम बंगाल हमने पढ़ लिया, कौन सा, रानीगंज, वर्धमान, बांकुड़ा और पुरुलिया। तो ये आपके जो क्षेत्र है कहाँ के, ये क्षेत्र आपके गोंडवाना क्रम के हैं। कौन से हैं, गोंडवाना क्रम के। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं गोंडवाना, फिर टर्सरी क्रम के कोयले को पढ़ते हैं कि जो गोंडवाना क्रम का जो कोयला है वो विभिन्न नदी घाटियों मिला। एक तो गोदावरी नदी घाटी, गोदावरी जो कहा है महाराष्ट्र और आपके आंध्र प्रदेश में, महानदी जो कहा है उड़ीसा में, दामोदर जो सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है वो कहा है, दामोदर नदी घाटी, यानी कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन है वो कहाँ होता है, आपके छोटा नागपुर के पठार में, यानी झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। पश्चिमी दामोदर, पलामू वही झारखंड वाला भाग आ गया। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र में कोरबा, सरगुजा और आपके बिलासपुर आता है। सतपुड़ा जो है वो नर्मदा नदी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र आते हैं। महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र में वर्धा घाटी, चंद्रपुर, यवतमाल और नागपुर और वर्धा। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में आपको क्या मिलता है, गोंडवाना क्रम का कोयला मिलता है। अब हम बात करते हैं टर्सरी युग की। टर्सरी युग का जो कोयला है, जो हमें 15 से लेकर 60 लाख वर्ष पूर्व के युग की बात कर रहे हैं, जब कोयला जो मिला वो हमें मध्यम किस्म का लिग्नाइट कोयला मिला। कौन सा मिला, मध्यम किस्म का लिग्नाइट कोयला। कौन सी काल में मिला, टर्सरी में। अब इसके भंडारों की बात करें तो यहाँ पे असम है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा तमिलनाडु, इसके अलावा राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पे आपको टर्सरी क्रम का कोयला मिलता है। विद्यार्थियों,
टर्सरी क्रम के कोयले के साथ हम देखें एक क्षेत्र है जिसका नाम है पनकाबाड़ी, वहां पे टर्सरी और गोंडवाना कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, वहां पे दोनों ही प्रकार का कोयला मिलता है। अब टर्सरी क्रम की इस कोयले की बात करूं मैं तो असम में आपके लखीमपुर खीरी, शिवसागर और माकुम, लखीमपुर, शिवसागर और माकुम क्षेत्र है, तथा आपके अरुणाचल प्रदेश में दाफला पहाड़ियां जिनका डीग रॉक क्षेत्र है, डीग रॉक क्षेत्र है, और जो मेघालय है उसमें गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियां है उनमें आपको टर्सरी क्रम के कोयले के अवशेष देखने को मिलते हैं। तो गारो खासी जयंतिया, लखीमपुर, शिवसागर, माकुम असम का, डाफला का डीग रॉक क्षेत्र वो आपके टर्सरी का प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तमिलनाडु में देखें तो तमिलनाडु में आपका नेवेली प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पहला तो है बीकानेर, बीकानेर का बरसिंहसर है, पलाना और बाड़मेर का जालीपा और कपूरडी, ये क्षेत्र ऐसे है। नेवेली जो भाग है, नेवेली है, बीकानेर के क्षेत्र है और बाड़मेर के क्षेत्र है, यहाँ पे क्या स्थापित किया गया है, ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त जो है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर आपके टर्सरी का कोयला उत्पादित किया जाता है या टर्सरी के कोयले के भंडार मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि छत्तीसगढ़ जो है उसमें छत्तीसगढ़ में घटिया प्रकार का और सबसे उत्तम प्रकार का कोयला है वो कहाँ मिलता है, आपके दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में। तो विद्यार्थियों हमने आज जो ऊर्जा स्रोतों में कोयले के उत्पादन स्रोत पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पेट्रोलियम के भंडार। धन्यवाद।